मैं भी रिकमेंड कर दूंगा ये बात कि भाई कुछ तो करो। हरे कृष्णा बच्चों, चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें आज एक बार फिर से। जल्दी से बैठिए बेटा क्लास में। और आज हमें जो पढ़ना है यहां पर, वो पढ़ना है इनकम टैक्स। आ जाओ बेटा, आप कोस्टिंग से बाहर आ जाओ। बहुत बढ़िया है। वैसे ही सर टैक्स भी पढ़ाते हैं, बता दूं आप लोगों को। नहीं, अगर आपको और अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं सर, देख लो अब आपके सामने है। सब टीचर्स की गर्दन आपके हाथ में है। जहां तो लास्ट क्लास में सेक्शन 40B हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने रेमुनरेशन पे किया अपने पार्टनर्स को तो कितना आपको अलाउ होगा, ये सारी बातें हम देख चुके हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, एक्स्ट्रा नोट हमारा हो गया था। और सेक्शन 40A3 हम कर रहे थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। सेक्शन इतना सही है कि अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, पेमेंट किया है किसी एक्सपेंडिचर का 10,000 से ज़्यादा कैश में, क्रॉस चेक में, बिरेट चेक में, तो जितना आपने कैश में, क्रॉस चेक में, बिरेट चेक से पेमेंट किया वो क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। साफ कह रही है गवर्नमेंट कि आपको जो पेमेंट करना है वो अदर देन कैश करना है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए। क्यों सर, कैश से गवर्नमेंट को इतनी क्या दुश्मनी है? देखिए बच्चों, कैश में क्या होता है, आप ट्रेसिंग नहीं कर पाते। कैश का जो ट्रांजैक्शन है उसको आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो सारा ऑन पेपर होना चाहिए, अकाउंट्स के थ्रू होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट क्या ले सके, इनकम पे टैक्स ले सके। इसलिए हार्ड प्रोविजन बनाया हुआ है। 10,000 का अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता, वो छोटा अमाउंट होता है भाई। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक दिन का टाइम दिया है। एक दिन में एक व्यक्ति को अगर आपने 10,000 से ऊपर का कैश का पेमेंट किया है तो जितना कैश का पेमेंट हुआ वो सारा क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। ये कोई स्लैब नहीं है, आपने 12,000 का कैश का पेमेंट दिया तो 2,000 डिसअलाउड, ऐसा नहीं है भाई। पूरा 12,000 क्या हो जाएगा आपका, डिसअलाउड। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का एक एसी परचेज किया और आपने 10 दिन तक उसको 10,000 रुपये कैश दिया है, अब क्या होगा, अब सारा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि लिमिट क्या है, एक दिन की है 10,000 की। आई क्या बात समझ में? तो सर यहाँ तो प्लानिंग अभी भी पॉसिबल है। हम 10,000 करके पेमेंट कर देंगे। अरे 10,000 करके पेमेंट कितने दिन कर दोगे आप, और क्या इमेज रहेगी? मान लो मैंने 1 करोड़ का कोई सामान परचेज किया है और सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूँ मैं 10,000 करके, ले लेगा वो कहेगा तू रहने दे, तू बिजनेस मत कर, तू वो ही काम खोल ले। इसीलिए ये ट्रांजेक्शन है बच्चों छोटी सी। अब इस ट्रांजेक्शन्स में क्या प्रॉब्लम आई? टैक्स तो आप पढ़ाओ सर। अरे भाई हम ही पढ़ाएंगे और कौन पढ़ाएगा बताओ? भगवान की दया से अभी तक जो बैच हमने स्टार्ट किया हमने ही ख़त्म किया है। वो अलग बात है कि अपनी मर्जी से कोई बैच छोड़ दिया हो तो। बाकी जब तक देखो, मेरा ये मानना है, जब तक मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूं तब तक मैं पढ़ाऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा नहीं यार अब मेरा हिम्मत नहीं बची, या फिर अब मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगा, उस दिन मैं खुद ही अपने मार्कर को छोड़ दूंगा। ठीक है? पर अभी तक तो ठीक चल रहा है काम। मैं आज से 3 साल पहले ही पढ़ाना छोड़ रहा था। मैं कुछ और सोच रहा था, कुछ और करते हैं लाइफ के अंदर, बट नहीं कर पाया मैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए कि नहीं सर आप पढ़ाइए, हमें ज़रूरत है आप जैसे टीचर की, आपकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को, प्लीज़ आप पढ़ाइए। इसलिए पढ़ा रहे हैं हम। आप लोगों का प्यार है बच्चों, जिस वजह से बैठे हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 40A3 क्या कहता है कि अगर आपने एक दिन में पेमेंट किया है किससे ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा, डिसअलाउड हो जाएगा। यहाँ पेमेंट का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस की बात हो रही है। कैश तो ये हो गया ना, यहाँ पर एक्सपेंस आपने किया। अब लोगों ने क्या दिमाग लगाना स्टार्ट किया, मैंने एक पेमेंट किया है सैलरी का, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 60,000 रुपये की सैलरी मैंने कैश में दे दी।
जैसे मैं एंट्री करूंगा आप क्या कहोगे, अरे सर आपने गड़बड़ कर दिया, सेक्शन 48(3) का एप्लीकेशन आ जाएगा और ये सैलरी का जो अमाउंट है 60,000 जो पिनल अकाउंट में आपका जा रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। मतलब इसको आप एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर आपने एक दिन में 10,000 से ऊपर का कैश का पेमेंट किया, इसलिए अलाउ नहीं होगा। मैं को रुको, फिर एक काम करता हूँ, मैं इस एंट्री को मैं एक नए तरीके से करता हूँ। नया तरीका क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। सबसे पहले बताओ, क्या 43B सैलरी पेबल पे आ रहा था क्या? नहीं सर, वो सिर्फ बोनस और कमीशन पे आता था, सैलरी पे नहीं आता था। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल किया मैंने और कितना अमाउंट कर दिया, 60,000। क्या मैंने कैश में पेमेंट किया है क्या? नहीं किया। क्या ये खर्चा मुझे अलाउ होगा क्या? बिल्कुल अलाउ होगा, क्योंकि सैलरी सेक्शन 43B में कवर नहीं होता, ये पेबल बेस पे भी क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। और पेनल अकाउंट के अंदर क्या आ गया है, सैलरी मुझे 60,000 अलाउ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। सैलरी पेबल क्या होता है बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा ये, बोलो ना। सैलरी पेबल कितना, 60,000 रुपये का। अब मैं सेकेंड एंट्री क्या पास करता हूँ, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 60,000 का। सर 43A लगाएंगे हम, क्यों लगाओगे, खर्चा थोड़ी है, लाइबिलिटी पे की है मैंने। सेक्शन 43A किस पे लगता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे लगता है। क्या मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कर रहा हूं क्या? मैं तो लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं, बोलिए ना। तो ये सेक्शन का प्रोविजन सेक्शन 48(3) नहीं लग रहा, बच के निकल गया सेक्शन से मैं। अब सोचिए बच्चों, अगर ऐसा हो जाएगा तो लोगों को जिनको कैश पेमेंट करना होगा वो 2 एंट्री पास कर देंगे, 2 एंट्री पास कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। मेन जो सेक्शन का उसका मिसचिफ तो खत्म हो गया। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 48(3)A। और ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपने कोई लाइबिलिटी को जनरेट किया है, ट्रेडिंग लाइबिलिटी को जनरेट किया है और उस लाइबिलिटी का पेमेंट आप कैश में कर रहे हो, तो जो आपने पेमेंट कैश में किया है वो आपकी इनकम बन जाएगी। यहां खर्चा डिसअलाउड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि खर्चा तो आपको अलाउ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि आपने इसी एक्सपेंस की वजह से तो लाइबिलिटी जनरेट की है ये वाली, और अब इस लाइबिलिटी का पेमेंट किस में कर रहे हो आप, कैश के अंदर, तो ये अमाउंट क्या बन जाएगी, आपकी इनकम बना दी जाएगी। बोलिए ना, आई क्या बात समझ में। मतलब ये खर्चा डिसअलाउड नहीं करेंगे, इनकम को बढ़ा देंगे आपका। और जब इनकम बढ़ गई है, खर्चा और इनकम क्या हो गया, क्रॉस हो गया आपस में। बोलो तो पढ़ो फिर। पेज नंबर 28 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ एक्सपेंडिचर इज क्लेम्ड एज डिडक्शन इन अर्लियर ईयर ऑन ड्यू बेसिस, एंट्री पास करके दिखाई आपको मैंने कि सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, तो ये 10 लाख मुझे क्या हो गया है, ड्यू बेसिस पे अलाउ हो गया है। एंड इफ सच एक्सपेंडिचर इज सब्सिक्वेंटली पेड इन कैश और बेरियर चेक और क्रॉस चेक, देन डिडक्शन अलाउड अर्लियर shall be withdrawal and taxable under PGVP। आई क्या बात समझ में। तो ये जो डिडक्शन आपको मिली थी इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये सैलरी पेबल टू कैश अगर आपने किया है तो ये जो डिडक्शन आपने ली थी वही क्या बन जाएगा आपका, PGVP की इनकम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो, ये है अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3A। हटा दूं, चलो। एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 40A(3), इसके एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं अपन, और इस पर अपना एक डबल स्टार लगा लीजिए और MCQ भी नोट कर दीजिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, कितना मर्जी पेमेंट आप किस में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, कितना मर्जी हो, सब क्या कर दिया जाएगा, आपको अलाउड कर दिया जाएगा। एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 40A(3), जितना चाहे उतना कैश में पेमेंट करो, सारा अलाउड होगा। साफ साफ लिखा है बेटा हिंदी के अंदर कि जितना चाहे कितना मर्जी पेमेंट कर सकते हो इन लोगों को, और ये सारा खर्चा क्या होगा, आपको अलाउ रहेगा। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज अलाउड इवन इफ पेमेंट मेड इन कैश, क्रॉस चेक और बेरियर चेक इन एनी अमाउंट। सबसे पहला अमाउंट क्या है, पढ़ के बताइए।
गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हमें कितना मर्जी दे दो लाओ, क्या है, कैश है, दे दो, अलाउ होगा, सब अलाउ है, क्योंकि हम ही तो हैं। तो पेमेंट आपने किया गवर्नमेंट को, आरबीआई को, एलआईसी या किसी बैंक को, तो कितना मर्जी पेमेंट कीजिए आप, 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, जितना मर्जी पेमेंट कीजिए आप, सब क्या करेंगे, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। दूसरा पेमेंट है बच्चों बुक एंट्री का। समझिए, जैसे मान लो मैंने आपको सामान बेचा है 1 लाख रुपए का, और फिर आपने मुझे सामान बेच दिया है 60,000 रुपए का, तो पहले मैं क्या करूंगा, आपसे 1 लाख रुपए लूंगा और फिर मैं आपको 60,000 दूंगा, या फिर मैं क्या करूं, आपसे 40 ले लूं, तो बाकी 60 क्या हो गया, एडजस्ट हो गया है। ये एडजस्टमेंट अलाउड है, इस पर सेक्शन 40A3 नहीं लग रहा, क्योंकि ये कैश में थोड़ी हो रहा है। आई क्या बात समझ में, ये एडजस्टमेंट आपको अलाउड रहेगा, चाहे कितना मर्जी अमाउंट हो इसका। फिर सुनिए, अगर आपने कोई बुक एडजस्टमेंट किया है, बुक एंट्री करके एडजस्टमेंट किया है, तो वो क्या रहेगा, आपको अलाउड रहेगा। सर बुक एंट्री एडजस्टमेंट अलाउड रहेगा, जैसे मिस्टर ए हैं, इन्होंने गुड सोल्ड किया 1 लाख का, मिस्टर बी ने इनको सोल्ड किया कितने का, 70,000 का, तो मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, इनको पेमेंट कर रहे हैं कितने का, 30,000 का, बाकी 70 क्या कर लिया, बुक एडजस्टमेंट। तो ये बुक एडजस्टमेंट क्या रहेगा, अलाउड रहेगा, इस पर 40A3 अप्लाई नहीं होगा। कोई डाउट किसी को, यहां तक हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, बताओ। कितना मर्जी पेमेंट आप क्या कर सकते हो, कैश में कर सकते हो। पहला किसको करना था, गवर्नमेंट को, किसी बैंक को, आरबीआई को, एलआईसी को। दूसरा बुक एडजस्टमेंट। तीसरा बच्चों पॉइंट नंबर 3 में कि अगर आपने किसी किसान को पेमेंट किया है तो ये खर्चा अलाउ रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना आज भी ये है कि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, किसान के पास कोई बैंक अकाउंट्स नहीं होते, इसलिए किसान को आप पेमेंट कर सकते हो कितना मर्जी। गवर्नमेंट किसान पर कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं करना चाहता, उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना चाह रहा है। अभी मैं आपको सेक्शन 10(1) का एग्रीकल्चर इनकम पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा बच्चों किसानों पर किसी प्रकार की जो इनकम वो कमाते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता। फिर कैपिटल गेन में बताऊंगा आपको, किसान की जो जमीन बेचता है किसान अपनी, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। फिर आगे जाके जब जीएसटी पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि किसान की जेब से जो जो अमाउंट निकलेगा सब एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंदर, मतलब पूरी किसानों को बाहर कर रखा है इस इनकम टैक्स जीएसटी से, आराम से काम करो। इसलिए एक प्रोविजन यहां भी डाला हुआ है कि किसान को अगर आप पेमेंट करते हो, किसी प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहे हो आप, जो प्रोड्यूसर जो होता है, जो प्रोडक्ट जो कल्टीवेशन करता है लैंड का, या जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करता है, पशुपालन कर रहा है, जो उन सब को जो पेमेंट है वो किसान लोग हैं, उनको पेमेंट क्या रहेगा, अलाउड रहेगा। एनी पेमेंट ऑफ प्रोड्यूसर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री फार्मिंग या फिश प्रोडक्ट। फिश प्रोडक्ट कौन बनाता है बच्चों, कौन लाता है, मछुआरे टाइप जो होता है ना, समुद्र में जाल डाल के लेके आते हैं मछलियां, तो उन सबको पेमेंट आप कर सकते हो। यहां पर कैश प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, कितना मर्जी पेमेंट कीजिए। अब इसको समझने के लिए इंस्टीट्यूट का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको मैंने मॉडिफाई करके यहां लिखा हुआ है कि देखो मान लीजिए एक होटल है और एक क्या है बेटा, एक फिशरमैन है। होटल ने फिशरमैन को क्या किया, पेमेंट किया, क्योंकि फिशरमैन ने क्या दिया, होटल को फिश सप्लाई किया। तो इस पर कितना मर्जी पेमेंट करे कौन, होटल वाला, ये होटल के लिए खर्चा अलाउ रहेगा। आई बात समझ में, एक होटल ने फिशरमैन से मछलियां परचेज की है, तो होटल के लिए तो खर्चा है ना मछलियां, वो बोलो ना, तो ये पेमेंट कर सकता है कैश में कितना मर्जी। बट अगर होटल ने किसी मिडलमैन को पेमेंट किया है, जो एजेंट है, किसका एजेंट है, फिशरमैन का। मिडलमैन क्या करता है, फिशरमैन से मछलियां लेता है और किसको सप्लाई करता है, होटल को सप्लाई करता है। होटल से पेमेंट लेता है, अपना कमीशन रखता है और किसको दे देता है। तो अब इस केस में जब मिडलमैन पेमेंट करेगा कैश में किसको, फिशरमैन को, तो मिडलमैन को खर्चा अलाउ होगा। पर जब होटल वाले ने किसको पेमेंट किया, मिडलमैन को पेमेंट किया, तो इस पर 40A3 अप्लाई रहेगा, क्योंकि मिडलमैन क्या नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है। देख लो एक बात, बढ़े आगे। पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू कितना है, 50,000। अगर 50,000 रुपये तक अगर आपने पेमेंट किया रिटायरमेंट बेनिफिट का, तो ये भी क्या रहेगा, आपका अलाउ रहेगा। ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट का अमाउंट है। क्यों सर, ये क्यों अलाउ कर रही है गवर्नमेंट। देखिए बच्चों, जब एक आदमी का रिटायरमेंट होता है ना, तो पुराने जमाने की परंपरा चल रही है, आज भी चल रही है, उसको कुछ ना कुछ कैश देते ही है उसका एम्प्लॉयर। तो ले भाई कैश तो ले, जा रहा है तो आज छोड़ के वापस कभी नहीं आएगा हमारी कंपनी में। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, 50,000 तक का आप उसको दे सकते हो। 50 से ज़्यादा का अगर अमाउंट है तो आप मत दीजिए, अदरवाइज कंपनी को क्या होगा, वो खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर एक लिमिट है, तो जब भी लिमिट आती है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों एमसीक्यू लेवल पर। तो जहाँ जहाँ लिमिटें होती हैं वहाँ आप थोड़ा अच्छी तरह फोकस कीजिए,
ये लिमिट है, तो इसलिए एमसीक्यू लेवल पर आपका एग्जाम में आ सकता है। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट मेड वेयर द बैंकिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसी जगह पेमेंट कर रहे हैं जहां बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, मतलब ऐसे गांव में, ऐसे शहर में, ऐसी जगह पेमेंट की जा रही है जहां बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, मतलब जहां बैंक नहीं है। अरे बैंक नहीं है तो क्या है, आज के टाइम पर सबके पास बैंकिंग फैसिलिटी है, पेटीएम सबके पास है। क्या पेमेंट करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है क्या? सोचिए, आपका जो भी ब्रांच है, जिस ब्रांच का में आपका अकाउंट है, लास्ट टाइम याद कीजिए कब जाके आए थे आप? याद ही नहीं आता, जरूरत ही नहीं पड़ती, सर मैं तो कल ही जाके आया। अरे एक आधा तो होता ही एक्सेप्शन, जैसे चला गया हूँ मिलने किसी से, वो अलग बात है। बट मेरा मेरा जो ब्रांच है वो श्री गंगानगर के अंदर है बच्चों। मैं श्री गंगानगर से हूँ, तो मेरी वहाँ पर एक ब्रांच है हमारी, ठीक है। शिव चौक पर, कोई गंगानगर कौन था यहाँ पर? शिव चौक, वहाँ पर एक जगह है बच्चों, वहाँ पर ब्रांच है मेरा एसबीआई बैंक का, तो वहाँ पर अकाउंट खुलवा रखा है। अब उसके बाद में वो ब्रांच 3 जगह चेंज भी हो गई ब्रांच, मुझे पता ही नहीं क्यों, मैं गया ही नहीं कभी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मेरा सारा ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है? ऑनलाइन होता है सब कुछ, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो इसलिए कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी लिखा हुआ है सेक्शन, तो अब याद रखना पड़ेगा कि आपने ऐसे गांव में पेमेंट किया है जिस गांव में क्या नहीं है, ब्रांच नहीं है, उस व्यक्ति वो उसी गांव का है। एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन, बता दो क्या क्वेश्चन था, कि आपने एक पेमेंट किया है गांव में जिस गांव के अंदर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं था, और वो किसान या वो व्यक्ति उसी गांव का था, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। पर नॉर्मली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, आज के टाइम पर तो हर जगह बैंकिंग है भाई, एप्लीकेशन के थ्रू काम होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या, पॉइंट नंबर 200 रुपये काट लिए सैलरी से, जो कभी मिलेगी उसमें से 200 काट लेना, नालायक। 6 पॉइंट देखिए, पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय हु इज द पोस्टेड इन द एनी अदर प्लेस अदर देन इज द नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सर आपको ऐसी जगह पर पेमेंट दे रहे हैं जहां आपका नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी नहीं है। अरे पहले होता था भाई, अब नहीं है ऐसा। सोचिए, मेरा जो ट्रांसफर है वो जयपुर से कोटा कर दिया गया है, मेरा बैंक जयपुर में है और मुझे कोटा भेज दिया गया है, और मुझे वहां पर पेमेंट मिल रही है, तो वहां मुझे कैश में पेमेंट मिल सकती है। अब सोचिए, ये उस जमाने की बातें हैं बच्चों, जिस समय क्या नहीं हुआ करता था, बैंकिंग फैसिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज तो सीबीएस चलता है, सीबीएस समझते हो आप, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। आप ईआईएस पढ़ना स्टार्ट हो गया क्या आपका? नहीं हुआ अभी? ईआईएस पढ़ोगे ना, वहां पर आपको एक चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया जाएगा, वहां बताएंगे कि सीबीएस कैसे काम करता है, बैंक कैसे काम करता है, ये जो बैंक है ना हमारा, कैसे काम करता है, कौन से सॉफ्टवेयर है, किस तरह से काम हो रहा है, कैसे चैनल आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ईआईएस मैंने खूब पढ़ाया है ये सब्जेक्ट, पर ये अब तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए मुझे टैक्स पढ़ाना पड़ रहा है, वैसे भी सब्जेक्ट हट गया ही, ठीक है। तो वहां आपको बताएंगे किस तरह से बैंक एक ऑपरेट होता है। तो नॉर्मली आज के टाइम पर आप कितने सारे बच्चे होंगे जो अपने जयपुर को, सॉरी, जो जयपुर के बाहर के बच्चे जयपुर में रह रहे हैं, तो क्या आपके पास पैसा आता नहीं है क्या? क्या आप पेमेंट कर नहीं सकते? कर सकते हैं सारा, पर ये पुराना प्रोविजन है पड़ा हुआ, ये भी कोई काम का नहीं बचा बच्चों। लिखा हुआ है कि आपकी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से कहीं और आपकी ड्यूटी लगा दी गई है, तो वहां आपको कैश मिल सकता है, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो मैंने पेमेंट किया किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट था 15 अगस्त 2022 का, इस दिन पेमेंट करना था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, और इस दिन तो बैंक हॉलिडे होता है, और मैंने पेमेंट किया क्योंकि बैंक तो बंद था, इसलिए पेमेंट मैंने कैश में कर दिया। बताओ अलाउ होगा या नहीं होगा? अलाउ हो जाएगा, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है भाई, चलो ठीक है। 16 अगस्त, 16 अगस्त तो ठीक है, 16 अगस्त मान लो मंडे है, बैंक खुला हुआ है, ठीक है। अब तो ये हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था बैंक में पेमेंट करना है, पर किसी वजह से बैंक में स्ट्राइक हो गई, हड़ताल भी तो होती है, बैंक वाले भी तो ताला लगा के बैठ जाते हैं, और ताला लगा के बैठ गए वो कि नहीं देंगे पेमेंट हम। अब मुझे बताओ, इस वजह से मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ा, बताओ अलाउ होगा क्या? नहीं अलाउ होगा। अरे इतनी सारी फैसिलिटियां दे रखी हैं आज,
ऑनलाइन, आरटीजीएस, फलाना ढिमकाना, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, आधार पे, कितना मर्जी पेमेंट कहीं मर्जी ट्रांसफर कर सकते हो विद इन सेकेंड के अंदर। एटीएम टू एटीएम, हाँ, एटीएम टू भी एटीएम होता है। बताइए बच्चों, ये एग्जाम में आया हुआ पॉइंट जो मैंने पूछा आपसे। एक पॉइंट और पूछता हूं, अपना दिमाग लगाना एकदम सही तरीके से। एक मिस्टर ए हैं जो जयपुर में हैं, और एक मिस्टर बी हैं जो अजमेर में हैं, ठीक है। इन्होंने इनको सामान सोल्ड किया है, तो ये इनको पेमेंट करेंगे, और ये जो पेमेंट है बच्चों, इनके लिए परचेज है तभी तो खर्चा है, ठीक है। इन्होंने जो पेमेंट किया है ना, वो कैश में किया है, कैश डिपॉजिट करवा दिया इनटू मिस्टर बीज अकाउंट, बीज बैंक अकाउंट। इन्होंने मिस्टर बी के बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा दिया। 10 लाख रुपए का था, 10 लाख कैश जमा करवा दिया इनके बी के अकाउंट में। अलाउ या डिसअलाउड? क्यों? बच्चे तो शाणे हो तुम, जल्दी से एग्जाम्पल लिख लो। कॉपी हो गया क्या बेटा? हटा दूं? चले भाई, यहां पर आके आपका सेक्शन 40 की सीरीज कंप्लीट हो रही है, और हम सेक्शन 41 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बस मोटा मोटा काम तो मैंने कर दिया सारा, छोटा मोटा काम बचा है जो अब रह गया। सेक्शन 41 डीम्ड इनकम या डीम्ड पीजीवीपी, रेमिशन सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। रेमिशन का मतलब होता है माफ कर देना, माफ करना। सेसेशन का मतलब होता है स्टॉप, या फिर नॉट लाइबल टू पे। स्टॉप हो जाना, रुक जाना। सेसेशन मतलब होता है रुक जाना, या फिर पे करने की अब जरूरत ना पड़े। ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति से सामान परचेज किया, ठीक है, पहले एग्जांपल सुनो फिर समझ में आएगा ये। मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने कहा सर अब नया नया बिजनेस स्टार्ट करना है, और मैं भी चाहता हूँ एक एसी का काम स्टार्ट किया, आप बड़े डीलर हो जयपुर के एसी के, तो मुझे कुछ एसी दीजिए ताकि मैं भी अपनी दुकान में बेच सकूं। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ले जाओ, इतने सारे एसी है हमारे पास। मैं कहा सर वो तो ठीक है, पर मेरे पास है ना अभी पैसे की दिक्कत है, जब पैसे होंगे तब मैं आपको दूंगा। वो आदमी बहुत भला आदमी था, उसने कहा अरे ठीक है पवन जी,
नया नया काम स्टार्ट किया है, ले जाओ। कितने लेके जाने? मैंने कहा 10 लाख के। ले जाइए, दे देना आराम से। 10 लाख रुपया दे देना आराम से। बिजनेस में उधारी होती है भाई। उन्होंने मुझ पर उधारी कर लिया। मैंने कहा सर आपको मैं 3 महीने में ये पैसा लौटा दूंगा, बैंक लिमिट बनवा लूंगा, मेरे जैसी बिक जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। उसने कोई बात नहीं, आराम से बेटा करो, आप तो बिजनेस करो, पेमेंट तो आ जाएगी बाद में। 6 महीने बीत गए, मैंने पेमेंट नहीं किया, ना ही उनका फ़ोन आया। मैं कह यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, पर मैं तो कहीं ना कहीं मेरी लाइबिलिटी तो बनती है ना, मुझे तो पेमेंट करना था। तो मैंने फ़ोन किया बड़ी हिम्मत करके कि यार बोल दूं कि सर थोड़ा टाइम और दीजिए, मैं आपका पेमेंट 2-4 महीने में करवाऊंगा। मैंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। मुझे थोड़ा टेंशन हुआ कि यार क्या बात है, इतना भला आदमी का फ़ोन बंद आ रहा है। मैं कहते चलो मिल के आएंगे। इस बहाने में 2-3 महीने और निकल गए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था देने के लिए, तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी फिर से फ़ोन करूं। 2-3 महीने बाद मैंने फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन बंद आ रहा था। अब मुझे टेंशन ज़्यादा हो गई। मैं कह यार क्या हो गया, पूछ के तो आए। तो मैं उनके घर पहुंचा, दुकान पे पहुंचा, दुकान बंद पड़ी थी। घर गया, मैंने पूछा कि मिस्टर रामलाल जी? तो उन्होंने कहा रामलाल जी तो हिमालय में चले गए अब। मैं कहा हिमालय में चले गए? कहाँ, वो संन्यास ले लिया। भला आदमी था ना, समझ में आ गई दुनियादारी। अरे बहुत लोगों को दुनियादारी समझ में आ जाती है। अभी मेरे जान पहचान वाले ही हैं, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब, मेरे साथ की उम्र के हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, ऑफिसर पोस्ट की, एक्साइज के अंदर ऑफिसर लगा था, बढ़िया सैलरी थी, ऊपर की इनकम अनलिमिटेड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, शादी हो गई, बच्चे हो गए सब। अचानक पता नहीं क्या हुआ उसके मन में, अब पता नहीं क्या उसका मन परिवर्तन हुआ, क्या हुआ भगवान जाने, सब छोड़ दिया उसने। नौकरी छोड़ दी, घर को नहीं छोड़ा, घर भी है, बच्चे है उसके, पाल रहा है, कुछ नहीं, सारा दिन भगवान के भजन करता है। कहता मेरे पास इतना पैसा तो कमा लिया मैंने 5-6 सालों के अंदर कि इनकी परवरिश कर दूंगा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ना मुझे कोई प्रॉपर्टी बनानी है, मैं तो मेरे भगवान के भजन करूंगा। अरे अचानक क्या हो गया तेरे के, बस भक्ति आ गई मन में, हो जाते हैं, ऊपर से कनेक्शन बढ़ जाता है। तो उसका भी कनेक्शन बढ़ गया और हिमालय चला गया। तो घर वालों ने पूछा कोई काम था क्या? मैंने कहा नहीं नहीं काम तो नहीं था, वैसे मिलने आया था। रास्ते में अपनी बाइक पे जा रहा, मैं सोच रहा, मैं क्या यार बढ़िया आदमी था, हिमालय चला गया, ठीक है, पर कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट्स के अंदर क्रेडिटर लिखा हुआ था, कितने का? 10 लाख का क्रेडिटर थे ना, देना था पेमेंट भाई। फिर 1-2-4-5 महीने और बीते, मैंने वैसे ही फिर फोन मिलाया, मैंने देखते हैं फोन तो ऑफ था, फोन की घंटी बज गई। उसने कहा हेलो, मैंने कहा कौन? का रामलाल। मर गए हिमालय से बोल रहे हो? कहाँ नेटवर्क आ गया यहाँ पर। मैं कहा रामलाल जी मैं पवन बोल रहा हूँ, मैंने आपसे एसी परचेज किए थे 10 लाख रुपए के, तो पेमेंट मुझे लौटानी थी। क्या करना है बेटा, रख, नहीं चाहिए पेमेंट, नहीं चाहिए कोई पेमेंट वेमेंट मुझे, इतना बोल के फोन काट दिया। अब ये जो बात हुई हमारे बीच में, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो 10 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। बट बच्चों ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुन ली। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या देखा कि देखो पवन जी, आपने जब ये सामान परचेज किया था तो क्या एंट्री पास की थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रामलाल, और 10 लाख रुपए आपने परचेज की मतलब खर्चों की तरह डेबिट कर लिए थे, और आपकी जो इनकम थी नेट प्रॉफिट वो 10 लाख से कम हो चुका था, और बदले में आपने यहां पर क्या लगा दिया था? अपना क्रेडिटर खड़ा कर लिया। अब क्योंकि ये तो रेमिट हो गया है, ये पेमेंट आपको देना नहीं पड़ेगा, तो अब ये पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी इनकम बन जाएगी। आई क्या बात समझ में? तो जब भी किसी ट्रेडिंग लायबिलिटी का ससेशन या रेमिशन होता है, ये तो चलो मैंने आपको मजाक में ही समझाया, पर नॉर्मली होता है बच्चों ऐसा, बहुत बार हमें पेमेंट नहीं देनी पड़ती किसी वजह से भी। तो अब नहीं देनी पड़ रही है क्योंकि आपने पहले उसको खर्चों की तरह क्लेम कर रखा था, किसी 1 साल 2 साल 5 साल बाद में उस खर्चे का अब क्या हो रहा है, सॉरी उस लायबिलिटी का क्या हो रहा है? रेमिशन हो रहा है। तो अब जितना रेमिशन होगा उतना क्या बन जाएगी? आपकी वो इनकम बन जाएगी। आई क्या बात समझ में? बोलो ना, पढ़ दो पूरी कहानी।
allowance or deduction has been allowed in the any assessment year subsequently if any amount in respect of the such allowance deduction is remission cessation thereof the amount obtained by SSE shall be taxed as a income of PGVP। तो जितना आपको ऑप्टेन हुआ है रेमिशन उतना आपकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ईयर 1 में एंट्री पास की थी मैंने गुड्स परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और ईयर 5 में क्या हुआ, क्रेडिटर का रेमिशन हो गया, अमाउंट पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का, तो ये 1 लाख क्या बन जाएगा, मेरा पीजीवीपी की इनकम बन जाएगी। ठीक है, नॉर्मली ये एमसीक्यू में पूछते हैं बच्चों। इसके बाद में बैलेंसिंग चार्ज है सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 बैलेंसिंग चार्ज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं डेप्रिसिएशन में। बताओ क्या था, नहीं एक एक करके। हाँ जी मैडम, गलत, पीछे, गलत 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 गलत, और कोई, मैं जो सुनना चाह रहा हूं वो नहीं बोल पा रहे आप। पूरी बात तो बोलो आप प्रोविजन बता रहे हो, मुझे पता है सही बता रहे हो आप, पर बोलो ना, ये बैलेंसिंग चार्ज क्या सब में आता है क्या? नहीं। अगर एक पावर जनरेटेड अंडरटेकिंग है और उसने एसएलएम मेथड ऑप्ट कर रखा है और डब्ल्यूडीवी से ज्यादा पर कोस्ट से कम पर अगर कोई एसेट्स को आपने निकाला है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा, बैलेंसिंग चार्ज, वो आपकी इनकम बन जाएगी। ये है पूरा बात, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने एक और पॉइंट देखना है बच्चों, इसको आप होल्ड कर लीजिए। आपको पता है कि मैंने आपको सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 1A होल्ड करवा रखा है। तो ये जब 1 और 1A आएगा तब ये होल्ड कटेगा बच्चों, ठीक है ना। अभी इस पे भी होल्ड रखो आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिकवरी हुई आपको बैड डेब्ट्स की, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। बताओ क्या था ये, कि अगर कोई रिकवरी होती है बैड डेब्ट्स की, जितना एओ ने पहले डिसअलाउड कर लिया था उतनी रिकवरी क्या होगी, अब टैक्सेबल नहीं होगी। एक्सेस ऑफ डिसअलाउड क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल में मुझे अमाउंट रिकवर हो रही है। और लास्ट में क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। अगर कोई बिजनेस आपका बंद हो गया है, उसका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है बच्चों, वो क्या बनेगा, आपका इनकम बन जाएगा। इसको डिस्कस करेंगे हम जब आपको मैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, उसमें डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए सेक्शन 35 पे चलते हैं। अब बड़े आगे, अब मैंने कुछ होमवर्क वगैरह दिया था क्या आप लोगों को, कर लिया आप लोगों ने? होमवर्क का कोई क्वेश्चन आपको क्लास में करवाना है क्या? अभी ऑनलाइन वालों बताओ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे होमवर्क के जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूं। बताइए भाई, कितने क्वेश्चन दिए थे बेटा, बताना एक बार। 5 ही दिए थे, 5 ही दिए। टेस्ट है तो बेटा क्या करूं, अब टेस्ट है तो अब इनकम टैक्स का होमवर्क ही नहीं करोगे क्या तुम? हो गया ना, अब तो टेस्ट है। आप फिर कहोगे सर अब अगला टेस्ट है। क्या क्या करेगा बेटा छुट्टियों में, तुझे पटाखे भी बजाने हैं? नहीं बजाने, डर लगता है? फुलझुड़ी चला, फुलझुड़ी। कार्टून भर के पटाखे बड़े हैं इनके पास। हमें ला दे यार, बिल्कुल ला दे, कल कार्टून ला दे, बढ़िया है। दीपावली पे जो 10-15 हज़ार का पटाखों खर्चा वो नहीं होगा। चलिए भी बताइए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ बच्चों, कई थे क्वेश्चन नहीं किए अभी तक? किसी को पहले में दिक्कत है क्या? दूसरे में दिक्कत किसी को? तीसरे में दिक्कत? चौथे में और 5वें में भी? सिक्स वाला दिया था क्या? पहले दे दिए थे ये। कोई प्रॉब्लम है किसी में भी? चलो ठीक है। देखिए प्रॉब्लम कब नहीं आती,
या तो आपने क्वेश्चन किए ही नहीं है या फिर आपको सब कुछ आता है। चलिए आइए कुछ बातें करते हैं फिर से। देखिए बच्चों, एक बात बताओ, ये जो चाइना है, ये जो अमेरिका है, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, ये हमसे आगे क्यों है बच्चों? ये कंट्री हमसे आगे क्यों है? कोशिश करो। इनकी इंडस्ट्री अच्छी है, और बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इनका, ठीक है, और पॉपुलेशन कम है। किसी देश की पॉपुलेशन कम होना उस देश के लिए स्ट्रेंथ होता है, ये बोल रहे हैं? नहीं बेटा, गलत बोल रहे हो। क्या पढ़ा फिर इकोनॉमिक्स में तुमने ऐसे काम खराब किया? R&D, किसने कहा भाई R&D? बहुत बड़े। इन्होंने कहा सर वो देश R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता फुल फॉर्म इसका। एक्सपोर्ट उनका अच्छा है। चलिए, आपने अपने अपने तरीके से आपने बताया कि सर कोई देश आगे क्यों बढ़ता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बनता। आज सोचिए, आज से अगर मैं 50 साल पहले का इंडिया बताऊं तो हमारे पास अच्छी सड़कें तक नहीं थी, गाँव के अंदर हाईवे नहीं थे बिल्कुल भी। आज हमारे पास हाईवे है, क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, देश की इनकम बढ़ी है, तो ये सब चीज़ें आनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देश के डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर देश डेवलप करेगा, लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, और जब टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना स्टार्ट है। पर लोगों की इनकम कैसे बढ़े भाई साहब? नॉर्मली ये बात बताओ बेटा, देश वही आगे बढ़ता है जो रिसर्च करता है। एक बात बताइए, बेचने वाला अमीर होता है या खरीदने वाला अमीर होता है? अरे खरीदने वाला अमीर होता है क्या? जो बेचने वाला होता है वो अमीर होता है। आज अपने आसपास अपनी मुंडी घुमा के देखिए, जो भी टेक तो आपको दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये जो एसी है, ये जो प्रोजेक्टर है, ये जो फैन है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो कैमरा है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेन है, ये जो जूम एप्लीकेशन है, एक भी चीज इंडिया ने नहीं बनाई है। हम सब कॉपी करके बैठे हैं, हम सब इसको क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। जो भी ये कंट्री बनाती है बच्चों, उनको उसका रॉयल्टी मिलता है। हर एक चीज बाहर बन रही है, हमने कुछ इन्वेंशन नहीं किया। हालांकि हमने भी बहुत कुछ इन्वेंशन किया, ऐसी बात नहीं है, इंडिया भी अच्छी पोजीशन पे है, पर नॉर्मली जो कंट्री इन्वेंशन करती है, नई चीज बनाती है, वो कंट्री आगे बढ़ती है, नो डाउट आगे बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास, बढ़िया टेक्नोलॉजी उनके पास रहेगी तो उसका वो फायदा भी उठाएंगे। और टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं बनती, अचानक बना दिया आपने, नहीं साहब। टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए आपको? रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या कंप्यूटर पहले से पता था कि ऐसे ऐसे बन जाएगा? कितना रिसर्च किया होगा। कैमरा कितना रिसर्च किया होगा इस कैमरे को बनाने के लिए। ये जो वैक्यूम जिस पे मैं लिख रहा हूं, कितना रिसर्च हुआ होगा इस पर। ये जो लाइट है, ये जो एसी है, ये ऐसे थोड़ी बन गए। कितने सारे साइंटिस्ट मिलकर इसको काम को करते हैं, तब जाके ये इन्वेंशन होता है। सर कहना क्या चाहते हो? सीधी सी बात है बच्चों, जो देश टेक्नोलॉजी में आगे है वही देश आगे बढ़ता है। बिना टेक्नोलॉजी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और टेक्नोलॉजी रिसर्च से आती है। ये बात आपको पता है, मेरे को पता है। क्या ये बात भारत सरकार को नहीं पता? सबको पता है। इसलिए भारत सरकार लोगों को बोल रही है रिसर्च करो। रिसर्च करोगे ना तो हम आपको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। लोगों ने कहा क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट? कि देखिए, रिसर्च करोगे आप तो आपके सारे खर्चे, जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, पहले ही साल आपको क्या कर दिया जाएगा? पिनल अकाउंट में अलाउ कर दिया जाएगा। सर समझ में नहीं आई बात? सोचिए ना बेटा, रिसर्च करने के लिए आपको खूब सारा पैसा भी तो खर्च करना पड़ता है। आपको एक लैब बनानी पड़ती है, आपको साइंटिस्ट को सैलरी देनी पड़ती है, आपको मशीनरी परचेज करनी पड़ती है। इन सब का जो एक्सपेंडिचर्स है, जो ह्यूज अमाउंट आपने पे किया है, ये सब आपको पहले ही साल जब आपका पेनल अकाउंट बन गया ना, उसमें आपका चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस हो, चाहे आपका कैपिटल एक्सपेंस हो, ये दोनों पहले साल क्या कर दिया जाएगा? आपको अलाउ कर दिया जाएगा। बोलिए। पर गवर्नमेंट कह रही कि हम लैंड के खर्चे को अलाउ नहीं करेंगे। कल को अगर आपकी रिसर्च फेल भी हो गई है तो लैंड का तो प्राइस आपको मिल ही जाएगा ना, इक्विपमेंट का प्राइस नहीं मिलेगा, हमें पता है, ठीक है। अब दो चीजें हैं बच्चों, ये जो हम सेक्शन 35 पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करें इन हाउस रिसर्च की।
इन हाउस का मतलब क्या हो गया, आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, आप इंगेज्ड हैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है आपका बिजनेस पहले से चल रहा हो, जैसे रैनबैक्सी है, जैसे भारत बायोटेक है, नाम सुना आपने भारत बायोटेक का? कोवैक्सीन या कोविड, कौन सी बनाई है भारत बायोटेक ने? कोवैक्सीन बनाई है। तो भारत बायोटेक पुरानी कंपनी है बच्चों, बहुत सारी वैक्सीन पहले से आ रही है और इन्होंने अब क्या बनाया है, कोवैक्सीन बनाया है। तो इनका बिजनेस पहले से चल रहा है, तो अब ये इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, तो जितने भी खर्चे होंगे सारे पिनल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। पर ऐसे भी तो होता है कि सर पहले मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च मेरी कंप्लीट होगी, उसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में बिकेगा, तब बिजनेस स्टार्ट होगा। आई क्या बात समझ में? अभी तक मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं अभी न्यू वेंचर हूं, अभी अपना रिसर्च मैंने स्टार्ट किया है, रिसर्च होगा पूरा, रिसर्च कंप्लीट होगा, फिर उसका प्रोडक्ट बनेगा, फिर मार्केट में बिकेगा, फिर इनकम आएगी और फिर पिनल अकाउंट बनेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसे लोग जिनकी रिसर्च नहीं है, तो जिस दिन उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसके ठीक पहले 3 साल के जो एक्सपेंडिचर हैं वो उन्हें अलाउ कर दिए जाएंगे, क्योंकि पहले तो पिनल अकाउंट था नहीं उसका, तो इन 3 साल के खर्चों को एक्युमुलेट कर लेना, और जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होगा उस साल में तीनों साल के खर्चे आपको अलाउ कर दिए जाएंगे एक साथ। आई क्या बात समझ में? पर हाँ, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करें तो 2 ही खर्चे अलाउ होंगे, एक तो होगा आपका मटेरियल का खर्चा और एक होगा सैलरी जो आपने साइंटिस्ट को पे की है, 2 ही खर्चे अलाउ होंगे। पर सैलरी में एक्सक्लूडिंग परकेजिट्स है, जो परकेजिट्स होते हैं ना, याद है क्या आपको, क्या होते हैं? RFA वगैरह, बिल्कुल सही है, याद है ना, सैलरी याद सब साफ पढ़िए क्या, याद अभी याद करो भाई इसको, ठीक है। लैंड का खर्चा यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। देखो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, बिल्कुल बेटा, तभी भी देश आगे बढ़ता है। आगे देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पार्ट ए में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इन हाउस रिसर्च। पार्ट ए क्या इन हाउस रिसर्च का है? रिसर्च विद बिजनेस, मतलब रिसर्च आपकी नहीं है पर बिजनेस आपका पहले से रनिंग में है। तो एसएससी कौन है, कंपनी है या फिर कोई भी है, रिसर्च आपकी अप्रूव्ड रिसर्च होनी चाहिए, और रिसर्च रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग या फिर बायोटेक रिसर्च है आपकी। तो आपको कितने खर्चे अलाउ कर दिए जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 100% अलाउ होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसका खर्चा नहीं मिलेगा? लैंड का नहीं मिलेगा, बाकी सबका आपको 100% अलाउ होगा फर्स्ट ईयर में, पहले साल ही। यदि रिसर्च आपकी पुरानी है, सॉरी रिसर्च आपकी नहीं है, बिजनेस आपके पास बिजनेस नहीं है, न्यू रिसर्च की हम बात करें, तो मैक्सिमम कितने सालों का? 3 साल का खर्चा अलाउ होगा बिफोर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2 ही खर्चे आएंगे बच्चों, कौन से? सैलरी और मटेरियल। लिखो सैलरी में एक्सक्लूडिंग परकेजिट्स। बोलिए, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होंगे आपको? सबको अलाउ होगा, किसको छोड़ते हुए? अगर मैं इस पूरे सेक्शन को एक लाइन में खत्म करूं तो बताओ क्या है? सारे खर्चे अलाउ हैं, किसको छोड़ते हुए? अगर आपके नई रिसर्च है तो पिछले 3 साल के खर्चे अलाउ कर दिए जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे अलाउ है, किसको छोड़ते हुए? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? मटेरियल और सैलरी। और सैलरी में क्या नहीं आएगा? परकेजिट्स। दूसरा है पार्ट बी। पार्ट बी है बच्चों, अगर आपने कंट्रीब्यूट किया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे मान लो मैं रिसर्च नहीं कर रहा पर मेरा मन है कि वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उनको मैं मदद करूं, उनको डोनेशन दूं ताकि देश आगे बढ़े। पूरे इनकम टैक्स में कोई डोनेशन अलाउ नहीं है आपको, इसको छोड़ते हुए। आप किसी रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन दे रहे हैं तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा बिजनेस के अंदर। यहां पर पार्ट बी में मैं रिसर्च नहीं कर रहा, मैं पे कर रहा हूं, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं उन लोगों को जो क्या कर रहे हैं, पहले से रिसर्च कर रहे हैं, उनको मैंने पैसा दिया है कि करो भाई रिसर्च, अच्छा काम कर रहे हो देश के लिए। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चों, अगर मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है तो मुझे खर्चा 100% अलाउ कर दिया जाएगा।
सेक्शन इतना सही है बस। तो सर ये क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ लेते हैं। 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, इस कंट्रीब्यूशन को। पहला पार्ट है बच्चों रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। अगर मैंने इनको क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन किया है, अप्रूव्ड रिसर्च में लगे हुए हैं, कोई अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, अप्रूव्ड कॉलेज है या फिर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, अगर मैं इनको पेमेंट कर रहा हूं तो 100% खर्चा मुझे अलाउ होगा, चाहे साइंटिफिक रिसर्च के लिए दूं, चाहे किसके लिए दूं, सोशल रिसर्च के लिए। सर सोशल रिसर्च, हाँ, एक होती है साइंटिफिक रिसर्च जिसमें नई नई चीजें इमर्ज होती है, नई चीजें बनाते हो आप। एक होती है सोशल साइंस रिसर्च जिसमें आप ये चेक करते हैं कि हमारे देश की आबादी कितनी है, हमारे देश में कितने बूढ़े लोग हैं, कितने जवान हैं, कितने लोग एफबी पर हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं, कितने लोग पवन सर को फॉलो नहीं करते। ये भी एक रिसर्च है। ठीक है बच्चों, तो ये रिसर्च है आपकी, तो इसे बोलते हैं, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा, और ये रिसर्च भी देश के लिए जरूरी है भाई। आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। तो अगर ये लोग कोई रिसर्च एसोसिएशन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी, इनको मैंने पेमेंट किया है, और पेमेंट क्यों किया है, साइंटिफिक या फिर सोशल रिसर्च के लिए, तो 100% डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। अगर मैं पेमेंट करता हूं मतलब डोनेशन देता हूं किसको, आईआईटी को या नेशनल लेबोरेटरी को, और ये आईआईटी और नेशनल लेबोरेटरी साइंटिफिक ही करती है बच्चों, ये सोशल नहीं करती, ये काम क्या साइंटिफिक का ही है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, 100%। या मैं किसी इंडियन कंपनी को डोनेशन दे रहा हूं और जो अप्रूव्ड रिसर्च के अंदर है, तो वहां पर भी कितना मिलेगा मुझे, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और पार्ट बी तो और भी आसान है, अगर आपने डोनेशन दिया है किसमें, रिसर्च एसोसिएशन को, तो क्या होगा, 100% अलाउ, खत्म बात। बोलो इस पूरी कहानी में क्या अलाउ नहीं है, लैंड। पार्ट ए वापस बता दो। पार्ट ए में बेटा अर्पित अग्रवाल 2 बातें हैं। पहली बात क्या है कि अगर आपने रिसर्च बिजनेस के साथ साथ की है तो सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे लैंड को छोड़ते हुए। रिसर्च आपकी नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मटेरियल और सैलरी अलाउ होगी 3 सालों तक की, वो भी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में सारे अलाउ हो जाएंगे 3 सालों के, बस किसको छोड़ते हुए, लैंड को छोड़ते हुए। इतना सही है, और क्या है। ये सेक्शन किसी जमाने में हुआ करता था बेहतरीन, अब तो इसमें जान ही नहीं बची सेक्शन में। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सेक्शन था, लिमिटें अलग अलग हुआ करती थी, अब तो सीधा सीधा सेक्शन बन गया है। तो ये सेक्शन सीधा बन गया है तो क्वेश्चन भी सीधा सा, ये करके दिखाओगे क्या। देखिए क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, तो प्लीज आप Mr. A furnish the following particular for the assessment year previous year 20 to 23. Compute the deduction allowable under section 35 for assessment year 22 23 24. अमाउंट पेड का मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है इसने, भाई अमाउंट पे कर रहा हूं मैं मतलब डोनेशन दे रहा हूं, अमाउंट पे डोनेशन दे रहा हूं, अमाउंट पे डोनेशन दे रहा हूं, मतलब 3 पॉइंट तो क्या है, पार्ट बी वाले हैं। किसको दिया डोनेशन आपने, आईआईटी को दिया है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, आईआईटी दिल्ली को दिया है बेटा अप्रूव्ड रिसर्च के लिए। अमाउंट पेड क्या, एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी जो इंगेज है अप्रूव्ड रिसर्च के अंदर। अब एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया इन हाउस रिसर्च का, खुद कर रहा है रिसर्च। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ है क्या, यस सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ है, पर लैंड को छोड़ते हुए, लैंड कितना है इसमें, तो ये कितना हो गया, 2 5 50 हो गया क्या, तो 5 50 प्लस जोड़ दो ये सारे, है ना मुश्किल क्वेश्चन।
नो डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन एसेट्स इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 क्लेम्ड। अगर आपने डिडक्शन 35 क्लेम कर ली है तो फिर आपको इसका डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। और क्योंकि आपने पहले ही साल इतने सारा खर्चा डेबिट किया पिंडल अकाउंट के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है लॉस आएगा, फिर आपको प्रॉफिट तो बचेगा नहीं ना। सारा खर्चा आपने पिंडल अकाउंट में डाल दिया है तो वो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए लॉस का ट्रीटमेंट वही रहेगा जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का होता है। द अनअब्जॉर्ब्ड रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टू अनलिमिटेड टाइम, सेम एज अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो अपनी छुट्टियां कब से स्टार्ट हो जाएगी? 22 को छुट्टी है ना, तो आज हो गई है तो 1, 18, 19, 20, 21, 4 दिन अपने पास आज के बाद। देखेंगे तो जल्दी थोड़ी है, कहीं भागना थोड़ी है अपने को यार। 2-4 लेक्चर और लग जाएंगे, क्या है, आना समझ में तो आना चाहिए ना। और ये चैप्टर ऐसा चल रहा है, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ बच्चों घर जाके जरूर रिवाइज करना, नहीं तो यही रहेगा दिमाग में, सर पीजीवी पे पकड़ में नहीं आ रहा। अरे वही तो पकड़ना था, वही तेरे पकड़ में नहीं आ रहा, बाकी तो हो गया सर पीजीवी पे नहीं पकड़ में आ रहा। क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन है इसके अंदर, छोटे छोटे बहुत प्रोविजन है। तो जब तक मैंने आपको एक लिस्ट बनाने के लिए बोला था, वो लिस्ट भी मुझे पता नहीं कि कोई एक आधा कोई बना रहा होगा, बनाया आपने, चेक करवाना जरूर मुझसे, बना के मुझसे जरूर चेक करवाना एक बार, ठीक है ना। गलती होगा ठीक कर दूंगा उसको मैं, क्योंकि जब आप खुद बनाओगे ना तो वो चीज़ें आपको परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। चलिए अब एक छोटा सा काम करते हैं अपन, एक नई चीज़ आपको सिखाता हूं मैं। सब पालतू है, फीस पेड है सबकी, सबने फीस दे रखी है, सबके अटेंडेंस लगते हैं, इनका फेस स्कैन होता है इनका भी। इधर देखिए भाई, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था, और परचेज करके मैंने इसको यूज कर लिया साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो जब साइंटिफिक रिसर्च में इसको यूज किया है तो मान लो प्लांट मशीनरी कितने का, 10 लाख का था, तो आपको सारा का सारा खर्चा पहले ही साल अलाउ कर दिया गया होगा, 100% अलाउ हो गया आपका खर्चा, ठीक है। अब 1 साल 2 साल, मान लो ये फर्स्ट ईयर में मैंने परचेज किया है, 2-3 साल के बाद में मैंने इस प्लांट मशीनरी को बेचना चाहा, मैं इसको सोल्ड करना चाहता हूं, बेच रहा हूं मैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है, हो सकता है मेरे पास कोई दूसरा बिजनेस भी है, भाई मैं रिसर्च भी कर रहा हूं और अपना दूसरा बिजनेस में चल रहा है। तो पहला ऑप्शन है मेरे पास कि मैं क्या कर सकता हूं, इस प्लांट मशीनरी को पहले ट्रांसफर करूंगा, फर्स्ट ट्रांसफर इनटू अदर बिजनेस, और फिर वहां से क्या करूंगा, इसको मैं सोल्ड करूंगा। ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन। सर क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। सोचिए बेटा, प्लांट मशीनरी, मान लो ये प्लांट मशीनरी मैंने परचेज की, मान लो ये प्लांट मशीनरी नहीं, ये तो अजीब सा है, ये मान लेते हैं ये प्लांट मशीनरी है, मैंने अपने रिसर्च में यूज किया था, 2-3 साल मैंने इसको यूज किया, और आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद, 3 साल बीतने के बाद मैं इसको बेचना चाह रहा हूं। तो जब मैं बेचने जा रहा हूं ना, तो मुझे 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि एक काम कर, पहले इसको अपने दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दे और वहां से इसको बेच, या फिर डायरेक्ट यहां से क्या कर दे, इसको सोल्ड कर दे। अगर मैं डायरेक्ट यहां से सोल्ड करता हूं, मान लो इस प्लांट मशीनरी को मैंने बेचा है 2,50,000 में, तो मेरा सेल प्राइस कितना हो गया, 250 हो गया, लेस क्या करेंगे इसमें से कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी होगी, 0। सर 0 क्यों, क्योंकि सारा खर्चा आपने क्या ले लिया है, नहीं समझ में आया। फिर सोचिए बेटा, प्लांट मशीनरी मैंने परचेज किया 10 लाख में, पूरा पूरा 100% खर्चा कहां क्लेम कर लिया मैंने, पेनल अकाउंट ने पहले साल क्लेम कर लिया ना, तो इसकी कॉस्ट क्या बची है, अब 0 ही तो बची है। अब इसको जितने ही बेचूंगा मैं, सब क्या होगा, मेरा पीजीपी की इनकम बन जाएगा। आई क्या बात समझ में। अगर मैंने इस प्लांट मशीनरी को बिना किसी दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर किए बेचा है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, पीजीपी की इनकम बन जाएगी।
अगर मैंने इसको दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर किया तो क्या होगा बच्चों, दूसरे बिजनेस में कोई ना कोई ब्लॉक होगा, जो प्लांट मशीनरी का ब्लॉक होगा, उसकी कोई ना कोई ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगी, बोलो ना। उसमें जाकर ये पहले ऐड होगा, क्योंकि ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, ये ऐड होगा। तो ऐड किस वैल्यू से होगा, यहां लिखा गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जो मैंने होल्ड करवा रखा है। तो बताओ क्या लिखा होगा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के अंदर। अगर आपके पास कोई साइंटिफिक रिसर्च की एसेट्स है, उसको ट्रांसफर कहां कर रहे हो आप, अदर बिजनेस में, तो उसकी कॉस्ट क्या मानोगे आप, जीरो मानोगे। क्यों जीरो मान रहे हैं, क्योंकि पहला खर्चा ऑलरेडी आपको एडजस्ट करने को मिल गया। अभी जीरो मान लिया है तो वैल्यू आ जाएगी बेटा, यही वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब इसको बेचा कितने में मैंने इसको, 2.5 लाख में। तो अब क्या करोगे, जब सेल प्राइस आप कहां से करते हो, ब्लॉक से कम करते हो ना, बस कम कर देना, बचे हुए पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। अगर ये ज्यादा हो चुका है तो सेक्शन 50 आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा बच्चों। सब साफ हो गया क्या, थोड़ा बहुत है तो याद करो, सेक्शन 50 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जब ब्लॉक सीज टू बी एग्जिस्ट हो गया है या सारी एसेट्स आपने बेच दी है, बोलो ना। तो पहले तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जाके उस होल्ड को आप काट दोगे बेटा। कौन से पेज पर है वो होल्ड, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है बच्चों वो, ये रही, मुझे तो मिल गया। पेज नंबर बताऊं क्या, और अब पढ़िए, यहां पर होल्ड लिखवाया था मैंने आपको, काट दो उसको। assets used for business after cease to be used for scientific research, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स क्या होगी आपकी, नील। इसको डिस्कस कहां करेंगे हम, सेक्शन 35(1) के अंदर, और डिस्कस हमने कर लिया। अगर मैं पहले वहीं पे डिस्कस करता तो शायद मैं आपको बता ही नहीं पाता कि कहना क्या चाह रहा हूं आपको मैं। अब मैंने आपको साइंटिफिक रिसर्च वाला कंसेप्ट पूरा समझा दिया है, उसकी कॉस्ट जीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले सारा अलाउ कर देते हैं अब सारा। तो अब उसको दूसरे एसेट्स में आप ट्रांसफर भी करोगे ब्लॉक में, तो ब्लॉक की वैल्यू किस वैल्यू से ऐड होगा, ये जीरो वैल्यू से। आई क्या बात समझ में सबको, अब वापिस आ जाइए हमारे। बिल्कुल, मोहित अग्रवाल ने मुझे एक वीडियो सेंड किया, बेटा वीडियो सेंड किया वही हो ना आप, इन्होंने पूरा वीडियो बनाया प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वीडियो बनाकर फिर सेंड किया उन्होंने मुझे, और वहां पर ये सेक्शन पढ़ाते हुए नजर आए हमें। बहुत बढ़िया बेटा, चलो फिर इस बात पर इस क्वेश्चन को करते हैं। एक एक्स लिमिटेड है जिन्होंने परचेज की एक मशीनरी 1/7/2022 को कितने में, 10 लाख में, एंड यूज सच मशीन फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पज एंड क्लेम 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। ठीक है, ए लिमिटेड ने मशीन को 31/12/2023 को 6 लाख में बेच दिया। ऑप्शन 1 क्या है, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ अदर बिजनेस। ऑप्शन नंबर 2 क्या है बच्चों, विदाउट ट्रांसफर ऑफ अदर बिजनेस। तो बताओ पहला कौन सा ऑप्शन लें अपन, ऑप्शन नंबर 1 आफ्टर ट्रांसफर ऑफ अदर बिजनेस। बताओ क्या होगा अब, ब्लॉक की कोई ओपन डब्ल्यूडीवी होगी आपकी, उसमें आप ऐड करोगे एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और यहां पर ये ऐड होगी साइंटिफिक रिसर्च की एसेट्स, कितने वैल्यू से,
लिख भी दिया नालायकों ने 6 लाख जीरो वैल्यू से। बताओ क्यों? है एज पर अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो होल्ड करवाई थी वो। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसमें से क्या करोगे आप? सेल वैल्यू लेस करोगे। बताओ सेल वैल्यू कितना है? 6 लाख। जो बच जाएगा बच्चों, इस पर क्या अप्लाई होगा? डेप्रिसिएशन। ऑब्लिक अंडर सेक्शन 50। सेक्शन 50 भी लग सकता है। 50 कब आएगा? जब ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए पूरे पीजीवीपी के अंदर अगर आपने डब्ल्यूडीवी मेथड ऑप्ट कर रखा है और एसेट्स को आप बेचते हैं ना, तो कभी बिजनेस का प्रॉफिट आपको नहीं होता। या तो वो नेगेटिव हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, या फिर डेप्सन आ जाएगा कम पर। एसेट्स बेचोगे कभी भी बिजनेस का प्रॉफिट आपको कभी नहीं होगा। अब उसका पहला एक्सेप्शन क्या है? साइंटिफिक रिसर्च। हटा दूं इसको? मतलब अगर आपने उसको विदाउट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस किया है तो सेल प्राइस क्या होगा आपका? कितना? 6 लाख था क्या? लेस करोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो क्या है? जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि 10 लाख में से कितना माइनस कर लिया होगा आपने? -10 लाख एक्सपेंस अलाउड इन फर्स्ट ईयर। तो कितना बचा मेरे भाई? 6 लाख। अरे यार, ये क्या बनेगा आपका? पीजीवीपी इनकम। हाँ भाई, लिख लिया क्या? आ गया समझ में आपको ये? देखो बच्चों, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी लिमिटेड, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने मतलब मिस्टर पी ने इनको डोनेशन दिया है क्योंकि ये रिसर्च कर रहे थे और ये अप्रूव्ड रिसर्च कर रहे थे। तो मैंने इनको डोनेशन दिया 10 लाख का। अच्छा काम कर रहे हो, लो 10 लाख रुपया। और जैसे 10 लाख का डोनेशन दिया तो मैं क्या करूंगा? उसको मेरे पिन अकाउंट में डेबिट करूंगा। बोलो ना 10 लाख। पर बाद में क्या हुआ? ये जो एबीसी लिमिटेड है ना, डोनेशन लेने के बाद में गलत गलत से काम करने लग गए। गवर्नमेंट ने इनको देखा, अरे क्या गलत काम कर रहे हो, उसने कहा हम तो ऐसे करेंगे, और गवर्नमेंट ने इनकी रिसर्च क्या कर दी? कैंसिल कर दी। जो इनको रिसर्च का टैग मिला हुआ था ना, तो गवर्नमेंट ने इसका वो टैग हटा दिया। हटा, भागो यहाँ से, कोई रिसर्च नहीं कर रहे। अब मुझे बताइए बच्चों, इनका रिसर्च का टैग क्यों हटा? क्योंकि इन्होंने गलत काम किया, वॉयलेशन किया लॉ का। ठीक है, गलती इन्होंने की। क्या मुझे खर्चा अलाउ होगा या नहीं होगा?
मेरी क्या गलती है? मुझे तो बोला गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च कर रही है, तो मुझे डोनेशन देना था, मैंने दे दिया और घर पे आ गया मैं। पता चला वो तो लुटेरा था। तो भाई मुझे तो गवर्नमेंट ने बोला ना कि अप्रूव कर रखा है हमने, तो मैंने तो दे दिया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एग्जम्पशन कैंसिल होता है तो आप मेरी जो डोनेशन है उसको क्या नहीं करोगे, आप डिनाई नहीं कर सकते। मुझे तो मिलेगा मिलेगा, उनको अलग से ट्रीटमेंट दे रहे हो आप, दो आप, जो पेनल्टी लगानी है लगाओ आप, पर मुझे तो खर्चा लाओ करो ना पूरा, क्योंकि मैंने तो सही इंटेंशन से पेमेंट दिया उनको। बोलिए, पढ़िए फिर अगला नोट। The deduction under section 35 shall not be denied if approval of such institution has been withdrawn after payment of SSC। आई क्या बात समझ में? इसको समझाने के लिए, क्योंकि आप उससे भूल जाओगे, इसलिए मैंने एग्जांपल ही बना के दे दिया कि मिस्टर पवन ने क्या किया, एक पी लिमिटेड है जो इंगेज्ड है R&D के अंदर, उनको डोनेशन दिया है कितने का, 10 लाख रुपए का, सॉरी 1 लाख रुपए का। तो मुझे एक्सपेंस अलाउ होगा, और 1 जनवरी 2023 को पी लिमिटेड का अप्रूवल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो भी मुझे अलाउ होगा बच्चों। मेरा एग्जाम्पशन को डिनाई नहीं कर सकते आप। हाँ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप कुछ भी कीजिए, आप उसको आप पेनल्टी कीजिए, आप उसको जो आपको करना एक्शन लीजिए उसके ऊपर, पर मेरा खर्चा तो अलाउ करो ना, क्योंकि मैंने तो सही इंटेंशन से क्या दिया था। बोलो, ये इसके बाद में पहले कटा हुआ है ना, फिर कटा हुआ है, ये मैंने काट दिया है बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुका है ये। पर मैंने ऐसे बुरी तरह नहीं काटा, इसको ना ही डिलीट किया। देखिए, मेरा ये मोटिव है कि मान लो कल को अगर आपको कुछ और डिग्री भी लेनी होती है, खाली सीए आपने अपना एग्जाम दे दिया, आपको लगता है कि कोई और कोर्स भी कर लूं मैं, तो ये सेक्शन डिलीट नहीं हुए हैं, ये अपने सिलेबस मतलब सीए के सिलेबस से निकाले गए हैं। अभी शायद आपको पता है कि अपना कोर्स चेंज हो रहा है, अब पेपर 8 के बजाय 6 कर रहे हैं लोग, पता है क्या आप लोगों को? और ये बहुत जल्दी अप्लीकेबल होने वाला है, मेरे हिसाब से इसी नवंबर में अप्लीकेबल हो जाएगा ये। तो भगवान ना करे किसी स्टूडेंट का अटेम्प्ट लग जाए, तो उसके पास ऑप्शन होगा नई स्कीम में आने का। अब वो नई स्कीम में आएगा तो ये सेक्शन उसको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि नई स्कीम में ये सेक्शंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल हो गए से लिख के दे रहा हूँ, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ कि सेफ साइड ये मैंने लिखा हुआ है। और क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो ये जो मेरे डायग्राम बना रखे हैं, आप इसको रीड भी करोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ विद एग्जाम्पल समझाता हूँ। आई ना समझ? देखो विद एग्जाम्पल बना रखे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे। बोलो, और ये भी काट दो, काट दो मतलब ये भी नहीं आता एग्जाम में। हो गया क्या? चलो भाई, सेक्शन 35 डी हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको आज मिलेगा बहुत सारा होमवर्क। नहीं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा, कोई पेपर हो चाहे आपका, टैक्स भी तो पेपर ही आपका ही है। लिखो अब, 2 क्वेश्चन मैंने कटवाए थे, 9 नंबर और 10 नंबर, काट लेना आप लोगों ने वो। इसके अलावा क्वेश्चन आप जो होमवर्क में करने हैं आज आपको, बताओ कितने क्वेश्चन दूं? 5 दूं, 10 दूं, 15, 20, कितने क्वेश्चन चाहिए? 5 और 4 9 हो गए, और बताओ। तो कहां से सीख के आए विच एवर लोअर? लोअर तो हम पढ़ाते हैं, हम तो हायर ही पढ़ाते हैं हमेशा, कभी कभी बोलते हैं लोअर तो। विच एवर लोअर, विच एवर लोअर। 11 नंबर दे दिया क्या होमवर्क में मैंने? दे दिया क्या 14 तक? कल इसकी डाउट लूंगा मैं। लिखो 15 नंबर, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक 5 10 सेकंड के क्वेश्चन है ये। देखो ना क्या है इसमें, सेक्शन 35 वाला है। बताओ पेमेंट क्या ये अलाउ है, ये पेमेंट क्या अलाउ है, ये पेमेंट क्या अलाउ है, ये पेमेंट अलाउ है बच्चों, ये पेमेंट भी अलाउ और ये पेमेंट भी अलाउ, टोटल लगा दो बस। 16 नंबर, 17 मत करना अभी।
19 नंबर, ट्वेंटी वन, 22, 23, हट चुप, 24, 25। ये कोई क्वेश्चन है क्या कि एक लाइन के क्वेश्चन है? क्वेश्चन में गिन रहे हो क्या आप लोग? चलो ठीक है, इतना करना आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं क्लास को, और अब मिलेंगे हम नए सेक्शन के साथ। और जो मैंने होमवर्क दिया, प्लीज होमवर्क करते रहिए साथ साथ में। आप चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यूज मत छोड़िए इसको। बाय बच्चों, हरे कृष्णा।